तो लास्ट आज हमने खत्म किया था, हम पढ़ रहे थे अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रहे थे, और उससे पढ़ा था हमने क्या, ऑक्सीडेशन स्टार्ट किया था हमने, है ना भाई, लास्ट टॉपिक जो था ऊपर, याद है? यस सर। तो हमने बताया था कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है बेटा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्राइमरी से दोनों बन जाते हैं, एल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड बनता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल का आप ऑक्सीजन करते हैं तो मिलता है कि आपको कीटोन मिलता है, ठीक है। और एल्डिहाइड का अगर आप फर्दर ऑक्सीजन करते हैं तो क्या मिलता है आप लोगों को? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल में क्या ऐड कर दूं भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या मिलता है डायरेक्ट आपको? डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना भाई। क्लियर है तक? यस सर। तो कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्या जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाता है। कैसे? कह रहा है आपका CH बॉन्ड ब्रेक होता है और आपका OH बॉन्ड ब्रेक होता है, तो कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, एक O का टूट गया, क्या बन गया, में डबल बॉन्ड बन जाता है। और कह रहा है यहाँ पे अगर आपका H2 बाहर निकल रहा है तो इस रिएक्शन को आप डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। These are also called dehydrogenation reaction since these involves loss of hydrogen from the alcohol molecule। ठीक है भाई, तो डाउट किसी को? लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कौन सा ऑक्सीडेंट यूज कर रहे हो, आप माइल्ड यूज कर रहे हो या स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हो। अगर माइल्ड यूज करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग यूज करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल क्या बना देगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग agent used, primary alcohol is oxidized to aldehyde which in turn is oxidized to a carboxylic acid। डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा ऑक्सीडेंट यूज कर रहे हो, तो वही पढ़ेंगे आज हम आगे। यहाँ तो हमने लास्ट में पढ़ा दिया था आप लोगों को। तो कह रहा है कि अगर मुझे क्या करना है भाई, प्राइमरी अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड तक बनाना है बस खाली, तो कह रहा है आप क्या यूज करेंगे, आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। तो लिखा हुआ है a better reagent for the preparation for the oxidation of primary alcohol to aldehyde in good yield is PCC। तो याद रखेंगे जब भी प्राइमरी से बनाना आपको एल्डिहाइड बनाना हो तो आप ऐड कर देंगे PCC। PCC फुल फॉर्म क्या है भाई, पैलेडिनियम क्लोरोक्रोमेट कॉम्प्लेक्स। ये CrO3, ये क्या आपके पास क्रोमिक एसिड है, ये आपके पास क्या है C6H5N, इसको पायरिडिन बोलते हैं। और HCl क्या हो गया आपका, एसिड हो गया, तो इट इज कॉल्ड पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC की फुल फॉर्म है ये। तो इसको आप यूज करोगे तो आप प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रोक दोगे आप इसको। तो देखो लिखा हुआ है कि ये क्या है भाई, ये PCC क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है किसका, CrO3 का, पायरिडिन का और HCl का। ठीक है बच्चों, ओके। यस सर। एग्जाम्पल तो दिखाया है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। मैंने क्या ऐड किया भाई, PCC ऐड किया, तो क्या किया आपका ये वाला बॉन्ड तो इंटेक्ट रहा जैसा था वैसे वैसा रहा, और जो आपका प्राइमरी अल्कोहल था वो क्या हो गया, एल्डिहाइड में चेंज हो गया, वो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो कह रहा है अगर आपको सिर्फ यहीं पर रोकना है तो क्या ऐड कर देंगे आप, PCC ऐड कर देंगे, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल पे रुक जाएगा। सेम सेकेंडरी अल्कोहल्स आर इजिली क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, टू कीटोन बाय CrO3। ठीक है, तो RCHOH R डैश CrO3 गिव्स RC डबल बॉन्ड R डैश, तो क्या बन गया आपका ये कीटोन बन गया। ठीक है श्रेयांश। और टर्शरी अल्कोहल भाई आपके इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अगर मान लो ऑक्सीडाइज होंगे भी
तो आपको मिक्सचर मिलेगा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें टर्शरी अल्कोहल से कम कार्बन होंगे। तो लिखा हुआ देखो, टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जनरली तो शो करते नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन यूज करोगे, मतलब आप हाई टेम्परेचर यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज करोगे, तो वो टूट जाएंगे, उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएंगे और आपको मिक्सचर मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिनके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे एज कंटेन बाय टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल do not undergo oxidation reaction under strong reaction conditions such as strong oxidizing agent KMnO4 and elevated temperature. Cleavage of various CC bonds takes place and a mixture of carboxylic acid containing less number of carbon atom is formed. ठीक है भाई? Yes, sir. तो टर्शियरी अल्कोहल आपके इजी ऑक्साइड होते नहीं है, अगर आप करोगे तो आपको हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा बहुत, और आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन यूज करने पड़ेंगे, तब जाके होगा। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको क्या मिलेंगे, मिक्सचर मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसमें अंदर कितने कार्बन अल्कोहल के पास थे उससे कम कार्बन होंगे। ठीक है विधि? Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके एग्जाम में आता है कई बार। एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर कह रहा है वो अल्कोहल जो क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल को मतलब जो इजिली क्या हो सकते हो, इवेपोरेट हो सकते हैं, उनको बोलते हो वोलेटाइल अल्कोहल, जो आराम से इवेपोरेट हो सकते हैं। ठीक है भाई? तो कह रहा है आपके पास क्या है, मान लो एक ये जो आपके पास एक पाइप है, मान लो किसका है, कॉपर का पाइप मान लो। कह रहा है कॉपर के पाइप से क्या करते हो आप, अल्कोहल की वेपर को पास करते हो। तो कह रहा है अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को पास करते हो, कहां से, कॉपर की पाइप से, मतलब कॉपर के ऊपर से, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो टर्शियरी अल्कोहल है वो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है और वो आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप वोलेटाइल अल्कोहल को पास करते हो, कहां से भाई, एक्टिव मेटल से, जैसे कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया, अगर आप इसके ऊपर से पास करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी कीटोन में, और टर्शियरी में एलिमिनेशन रिएक्शन शो होती है तो वो एल्कीन बना लेता है। तो देखिए भाई, when vapors of primary and secondary alcohols are passed over heated copper, जब आप प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर को पास करते हो, कहां से भाई, ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, तो क्या होता है भाई, डिहाइड्रोजनेशन होता है। मतलब आपके पास प्राइमरी अल्कोहल समझ लो भाई, तो डिहाइड्रेशन मतलब का H2 का रिमूवल, तो यहां से एक बॉन्ड टूटा, यहां से एक बॉन्ड टूटा, क्या बन गया आपका आर सी, इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट रहा है भाई, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट रहा है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड H, क्या बन गया आपका ये एल्डिहाइड, क्योंकि जो अल्कोहल था वो कौन सा था, प्राइमरी था। अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो यहाँ भी क्या होगा भाई, डिहाइड्रोजनेशन होगी, H2 रिमूव होगा, क्या बन जाएगा आपका भाई, कीटोन बन जाएगा। तो लिखा हुआ है जब आप पास करते हो प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल को ओवर कॉपर, तो क्या होता है आपका, डिहाइड्रेशन होती है टेक प्लेस एंड एन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज फॉर्म। तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, क्या बन रहा है भाई, एल्डिहाइड, जो क्या कर रहे हो आप उसे कॉपर के ऊपर से पास कर रहे हो 573 केल्विन टेम्परेचर पे। आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या बन रहा है आपका, कीटोन बन रहा है। ठीक है भाई? Yes, sir. कह रहा है अगर आप टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर को पास करते हो कॉपर के ऊपर से, तो क्या मिलता है भाई, आपको एल्मिनेशन रिएक्शन मिलती है और आपको एल्कीन मिल जाता है। ये बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि जिस कार्बन पे OH होता है उसको बोलते हो अल्फा, दूसरे को बोलते हो आप बीटा। तो अल्फा से OH निकलता है, बीटा से आपका H निकलता है, तो इसी को बोलते हो क्या आप, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हो। तो क्या बन गया आपका, एल्कीन मिल जाता है वहां से। ठीक है सिमरन? Yes, sir. हर्ष ठीक है?
हर्ष, अरे हर्ष ठीक है भाई, हर्ष सही नहीं, चलो ठीक। तो ये खत्म हो गई भाई किसकी प्रिपरेशंस, सॉरी प्रिपरेशन हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल खत्म हो गई। आप पढ़ेंगे किसकी प्रॉपर्टी, आप फिनॉल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे फिनॉल की प्रॉपर्टी। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी आपकी लिखी है सामने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताया था आपको इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं भाई, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मतलब खुद क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो भाई देखिए फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH होता है, और फिनॉल क्या करता है, OH का जो लोन पेयर है उसको यूज करता है रेजोनेंस में। तो जो फिनॉल जब रेजोनेंस यूज करता है, तो जो OH है वो क्या कर रहा है, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना भाई, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये यहाँ पर आया, देन ये यहाँ जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। देन ये यहाँ से यहाँ आता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ आ जाता है। देन ये वाला फिर नेगेटिव यहाँ आ गया, एंड लास्ट में क्या हुआ, जहां से स्टार्ट किया था दोबारा क्या आ जाएगा, ये वहीं आ जाता है। तो भाई देखो OH ने क्या किए, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए, है ना भाई, बेंजीन इलेक्ट्रॉन आए बच्चों OH से। नुपुर, Yes, sir. तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन कौन सी पोजीशन में बड़ी बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू OH, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन से पोजीशन पे बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू OH। आपने पढ़ा था ना, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो कुछ होता है, मेटा कुछ होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोजीशन में बढ़ रही है, Sir, para. पैरा पे बढ़ रही है, और Sir, ortho पे भी बढ़ रही है। ऑर्थो पे बढ़ रही है, पैरा बढ़ रही है। मेटा पे आपका नेगेटिव चार्ज जा रहा है क्या, मेटा पोजीशन पे No, sir. आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं भाई, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, ये भी कौन सी, ऑर्थो। आपके किसी भी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन मेटा पे आए बच्चों, किसी भी रेजोनेंट स्ट्रक्चर में आपके पास इलेक्ट्रॉन मेटा पे आए बच्चों, बताओ मुझे, Sir, किसी भी स्ट्रक्चर में आपके इलेक्ट्रॉन मेटा पे नहीं आए, है ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कहाँ इंक्रीज कर रहा है भाई, OH इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे इंक्रीज कर रहा है। तो आप बोल सकते हो जो OH ग्रुप है आपका वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हाँ जी, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो ये कहाँ जाएंगे भाई, ये ऑर्थो और पैरा पे जाएंगे, जाएंगे बच्चों, yes, sir. क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो आप बोल सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जाता है, किसमें, फिनॉल के केस में। तो देख लीजिए एक बार, तो फिनॉल क्या है भाई आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है।
उसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कहा जाता है या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। तो देख लीजिए एक बार, द OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग क्या करता है भाई, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। तो भाई जो बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं कैसे करते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देके, इट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल वहां के अटैक कर सकता है। ऑल्सो इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो और पैरा पोजिशन, जो इनकमिंग ग्रुप आएगा कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा पे जाएगा इन द रिंग। क्यों, एज दिस पोजिशन आर इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कॉज्ड बाय OH ग्रुप। हाँ जी क्लियर है बेटा विधि? यस सर। सिमरन क्लियर है? Yes, sir. प्रियांश, नुपुर? यस चलो, सर। तो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलेक्शन 4-5 की पढ़नी होती है। एक पढ़नी होती है, कोई नाइट्रेशन पढ़नी होती है, एक पढ़नी होती है आपको हेलोजनेशन पढ़नी होती है, ठीक है, एक पढ़नी होती है आपको क्या, सल्फोनेशन पढ़नी होती है। तो वही रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो उससे पहली रिएक्शन की है कौन सी, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो भाई याद रखेंगे कि जब नाइट्रेशन करते हो फिनॉल का, किससे, विद डाइल्यूट HNO3। तो नाइट्रेशन का मतलब होता है कि आप NO2 ग्रुप को ऐड करते हो रिंग पे। तो जब फिनॉल की नाइट्रेशन करते हो किसके साथ में, डाइल्यूट HNO3 के साथ में करते हो, तो आपको क्या मिलता है भाई, मिक्सचर मिलता है किसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको 2 मिनट पहले कि जो आपका OH ग्रुप है वही वो क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। जो आप नाइट्रेशन करते हो मतलब आप फिनॉल में क्या ऐड कर रहे हो, अभी हम बात कर रहे हैं आप डाइल्यूट HNO3 ऐड कर रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डालते हो, तो आपको क्या मिलता है भाई, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। तो भाई यहाँ पे रिपल्शन कम होगा इन दोनों के बीच में, यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इसलिए ये वाला क्या होता है आपका मेजर होता है, ये वाला क्या होता है आपका माइनर होता है। ठीक है भाई, तो ये वाला क्या है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और ये क्या है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कुछ लिख लो क्या है भाई, which is steam volatile, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट, इन विच ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल विच वन इज स्टीम वोलेटाइल, कह रहा है इन दोनों में से कौन स्टीम वोलेटाइल होता है, मतलब कौन जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इन द फॉलोइंग कौन सा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल विच इज स्टीम वोलेटाइल, कौन जल्दी आपका इवेपोरेट हो जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो समझिए भाई, तो इसका आंसर है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आपका स्टीम वोलेटाइल होता है। पूछता है क्यों, तो भाई आपने पढ़ा था लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 और 5, वहां पढ़ा था आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पढ़ा था बच्चों? Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, एक को बोलते हो आप इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरे को बोलते हो आप इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना भाई, याद है किसी को? यस सर। इंटर मोलिकुलर क्या होता है, ये क्या होती है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में होती है, टेक प्लेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। और ये क्या होती है,
सेल्फ होती है, मतलब क्या होता है ये एक ही मॉलिक्यूल में हो जाता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में होती है उसको बोलते हो क्या आप, इंट्रा मॉलिक्यूलर। और जब आपको कम से कम 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए उसको बोलते हो इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है बच्चों, तो हम बात Yes. करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो भाई जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, अगर मैं दिखाऊं ये स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर ऐसे है। तो देखिए भाई, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसके लिए आपको कितने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल चाहिए भाई? ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है इसके लिए आपको कितने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल चाहिए भाई? बोलो, आपने कितने बार ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लिखे हैं भाई? एक बार लिखा है, 2 बार लिखे हैं, 3 बार लिखे हैं? जब बताओ यार, आपने ये वाला ग्रुप कितनी बार लिखा है? जो मैंने बॉन्डिंग दिखाई है आपको, कितनी बार लिखा है ग्रुप अपने? ये वाला कंपाउंड कितनी बार लिखा है आप लोगों ने भाई? अरे एक बार। एक बार लिखा है। तो क्या लिखा है, जब एक ही मॉलिक्यूल में खुद में ही क्या हो रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, तो क्या बोलते हो उसको आप, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। ठीक है यहाँ तक? Yes sir. जबकि जब हम बात करते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है। क्या ये अपने आप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा भाई? क्योंकि इसमें और इसमें गैप दूर हो गया, नहीं हो गया बच्चों? Yes sir. तो क्या करता है भाई, ये दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, नहीं बनाएगा भाई बच्चों यहाँ पे? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है भाई आपकी, इंटरमोलिकुलर हुई कि नहीं बच्चों, बताओ? Yes sir. और ये वाला किससे बनाएगा, ये अगले वाले से बनाएगा? Yes. क्या कह रहे हो? Yes sir. तो यहाँ पे भी क्या है भाई, ये भी क्या है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये बना रहा है इससे, ये इससे, देन ये आगे बनाता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा, होगा नहीं होगा बच्चों? Yes. जबकि ये कैसा है भाई, ये अकेला घूम रहा है। तो जब मैं हीट करूंगा तो भाई इसके पहले मुझे वाले बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद जाके ये इवेपोरेट होगा। जबकि इसमें क्या है, अब कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी और जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या होगा, ये जल्दी क्या हो जाएगा भाई, जल्दी हीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एसोसिएशन नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल जुड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ ये एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है। बोलो भाई। Yes sir. तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रीम वोलेटाइल है, तो आपका आंसर है कौन सा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपका ज्यादा स्ट्रीम वोलेटाइल है। किसकी वजह से, क्योंकि इसमें इंट्रा मोलिकुलर होती है, जबकि पैरा में क्या होती है, इंटर मोलिकुलर होती है, जिसके वहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन आता है। इसकी वजह से क्या है, ये लेस वोलेटाइल हो जाता है। तो ये जल्दी इवेपोरेट नहीं होते जितनी जल्दी आपके ऑर्थो वाले होते हैं। समझ में आया सबको या नहीं आया अभी? बोलो भाई, क्लियर सबको या नहीं है? Yes sir. बाकी विधि? Yes sir. हाँ जी, श्रेयांश, सिमरन? Yes, sir. Yes चलिए, sir. तो देखिए एक बार, तो लिखा है नाइट्रेशन विद डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर फिनोल फिनोल इल्ड मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। पढ़ो क्या लिखा है बच्चों, एक बार क्या नाम है आपका, नूपुर पढ़ो बेटा।
The ortho and para isomer can be separated by steam distillation. Orthonitrophenol is steam volatile due to intermolecular hydrogen bonding, while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen समझ में आ गया? Which causes? bonding, which causes the association of molecules. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, तो जल्दी क्या हो जाएगा आपका, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. कह रहा है जब आपने फिनोल की रिएक्शन की थी किससे भाई, डाइल्यूट HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको क्या मिल रहा है भाई, ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रोफिनॉल मिल रहा था। फिर या तो ऑर्थो पे मिल रहा था या पैरा पे मिल रहा था, है ना भाई। कह रहा है कि अगर मैं फिनोल की एक्शन करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, किससे, कंसंट्रेटेड HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो आपको जो नाइट्रो ग्रुप मिलता है वो तीनों पोजीशन में मिलता है, मतलब दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे, NO2 NO2 NO2। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा ये लिखाएगा सिर्फ इतना पार्ट, फिनोल CONG-HNO3 CONG-H2SO पूछे क्या मिलेगा आपको, तो क्या मिला आपको, ये नंबर 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो आपको क्या मिला भाई, 2,4,6, 2 पे भी नाइट्रो है, 4 पे भी नाइट्रो है, 6 पे भी नाइट्रो है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिला। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम, क्योंकि कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पिक्रिक एसिड, क्या है भाई, पिक्रिक एसिड। तो क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन लिख लो, क्या आएगा, राइट स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड, तो आप ये बना के आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पिक्रिक एसिड का आईयूपैक नेम क्या है, तो क्या नाम है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। थर्ड क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन, किसको, कन्वर्ट फिनोल टू व्हाट, पिक्रिक एसिड या फिनोल टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एंड फोर्थ क्वेश्चन आएगा दिस प्लस दिस इन प्रेजेंस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। तो यहां से इस पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है? Yes, sir. तो याद रखेंगे पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है, मतलब बेंजीन के ऊपर OH, और सेकंड पे 4 पे और 6 पे क्या लगाओ, NO2 ग्रुप लगाओ, उसको बोलते हो क्या, आप पिक्रिक एसिड बोलते हो। ठीक है श्रेयांश? Yes, sir. चलिए तो देखिए एक बार, with concentrated nitric acid in presence of concentrated H2SO4, phenol gives 2,4,6 trinitrophenol. Picric acid, लेकिन यहाँ से yield कम मिलती है आपको, the yield is poor since most of the phenol क्या होता है, is oxidized by CONG-HNO3, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, इस वजह से। देखिए ना, फिनॉल प्लस CONG-HNO3 CONG-H2SO4 क्या मिल गया आपको, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो कह रहा है आपकी यील्ड क्या आई थी, पुअर आई थी, तो अगर आपको यील्ड अच्छी आई तो आप क्या करेंगे, तो कहता है पहले क्या करोगे, आप सल्फोनेशन करोगे, मतलब आप पहले H2SO4 ऐड करोगे किसमें, फिनॉल में, उसके बाद जो भी आपको कंपाउंड मिलेगा उसके अंदर फिर आप नाइट्रेशन कर दोगे, उसके बाद आप CONG-HNO3 ऐड करोगे उसके बाद। ठीक है भाई, देखिए, nowadays picric acid is prepared by first treating phenol with CONG-H2SO4 at 373 Kelvin when a mixture of 2 phenol sulfonic acid and 4 phenol sulfonic acid is formed। तो क्या कर रहा है, जब आप हीट करते हो किसको, फिनॉल को, किस साथ,
कॉन्ग H2SO4 के साथ, तो क्या मिलता है आपको? 2 फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है और 4 फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। फिर उसमें आप कॉन्ग H3 ऐड करते हो, तब मिलता है क्या आपको? पिक्रिक एसिड। तो दिस मिक्सचर इज देन हीटेड विद कॉन्ग H3 टू फॉर्म पिक्रिक एसिड इन अबाउट 90% हीट। ठीक है भाई, बोलिए है ना? Yes, sir. विधि क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हैलोजिनेशन मतलब क्या होता है? आप हैलोजन ऐड कर रहे हो। तो याद रखेंगे, इसको बोल सकते हैं कि फिनोल की रिएक्शन बताओ विद Br2 वाटर। तो इंपॉर्टेंट है भाई, क्या जब फिनोल की रिएक्शन करते हो क्या जब फिनोल की रिएक्शन करते हो विद Br2 इन एक्वस मीडियम, तो यार जब एक्वस मीडियम यूज करते हो तो क्या मिलता है भाई आपको? आपको ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलता है। मतलब आपका ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो तीनों जगह बी आ जाता है और तीनों जगह से H निकलता है और यहाँ से 3 Br लेता है, आपके 3 HBr बाहर निकल जाते हैं। तो क्या मिलता है आपको जब आप Br2 लेते हो? कौन सा भाई? एक्वस फॉर्म लेते हो, तो क्या मिलता है आपको? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है। लेकिन जब आप फिनॉल को ट्रीट करते हो अगेन Br2 से, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 या CCl4, तो ये क्या है आपके? नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है भाई? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलता है, या तो आपको ऑर्थो वाला मिलता है या आपको पैरा वाला मिलता है। क्योंकि पिछले किसी मिला था आपको? ऑर्थो पैरा ऑर्थो मिला था। तो या तो आपको ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल मिलता है या पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है। और अगेन ये वाला क्या होगा? मेजर रिपल्शन कम होता है, ये वाला क्या होगा? माइनर। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब आप रिएक्ट करते हो Br2 इन CH2 CCl4, तो मिल रहा है आपको मोनो सब्स्टिट्यूट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। मतलब आपका एक ही Br जुड़ रहा है। लेकिन जब आप यूज कर रहे हो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या मिल रहा है आपको? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है भाई, ऊपर क्लियर क्वेश्चन? Yes, तो पूछता है ऐसा क्यों हो sir. रहा है, कि ऐसा क्यों है? तो भाई याद रखेंगे, आप जब फिनोल ले रहे हो और वाटर ले रहे हो यहाँ पे, तो वाटर क्या है भाई? फिनोल क्या है? इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू वाटर। तो फिनोल क्या करता है भाई? जब उसके आसपास वाटर आता है तो वो आयनाइज होकर क्या मिलता है? फिनोक्साइड आयन दे देता है। और फिनोक्साइड आयन की जो रेजोनेंस थी भाई, वो क्या थी? वो आपके फिनोल की रेजोनेंस से भी क्या थी? फिनोल के रेजोनेंस से भी अच्छी रेजोनेंस थी। क्योंकि वहां पे क्या है भाई? वहां पे पार्शियल चार्ज अंदर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लॉन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जबकि फिनोक्साइड में क्या है भाई? फिनोक्साइड में आपके पास चार्ज है, तो आपका चार्ज अंदर जा रहा है। तो अगर चार्ज अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ती है जब आप वाटर यूज करते हो, तो इसलिए आपको ट्राई सल्फेट मिल जाता है। लेकिन जब आप CH2 लेते हो तो आपका फिनोल आयनाइज नहीं होगा, और अगर आयनाइज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ तो रही है अंदर, बट जितनी यहाँ बढ़ रही है उतनी नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको मोनो सल्फेट प्रोडक्ट मिलता है बस खाली। ठीक है भाई, तो देखिए एक बार, कह रहा है फिनोल व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर give polyhalogen derivative in which
all the hydrogen atom present at the ortho and para position with respect to OH group are replaced by chlorine or bromine atom. तो क्या मिला आपको? ट्राई सब्स्टिट्यूट मिला था, ट्राई सब्स्टिट्यूट मिला 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, जो क्या है व्हाइट पीपीटी शो कर रहा है। लेकिन अब देखो क्या लिखा है, however in presence of less polar solvent, अगर आप कम पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो, कौन सा? CH2, तो CH2 और CCl4 दोनों ही क्या आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। एंड एट अ लो टेम्परेचर मोनोहेलोफिनोल आर ऑब्टेन, 4 ब्रोमो 2 ब्रोमो, ये वाला बताया था मेजर होता है, ये वाला क्या होता है? माइनर होता है। तो पूछता है ऐसा क्यों ऑब्जर्व हो रहा है आपको? तो विधि एक बार आंसर पढ़ लेंगे, रीजन। विधि विधि भी है क्या? हाँ, नुपुर पढ़ेंगे बेटा आंसर। In aqueous solution, phenol ionized to form phenoxide ion due to the presence of negative charge. The oxygen of the phenoxide inside Phenoxide ion ion donates electron to the benzene ring extend. to a large extent. Yes, ठीक sir. है? As a result, the ring gets highly activated and hence price substitution occur. On the other hand, in non-polar solvent, जैसे बताया कौन? CH2 और CCl4, ये क्या आपके नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स हैं। The ionization of phenol क्या होता है? Greatly suppressed, ionized नहीं हो पाता है। As a result, oxygen of the OH group donates electron to the benzene ring only to a small extent, जबकि यहाँ पे क्या था? Large extent था। Consequently, the ring is activate तो होती है, but क्या होती है? Slightly activate होती है, and hence only gives mono substitution product. ठीक है भाई? श्रेयांश क्लियर है? Yes, sir. हर्ष क्लियर है? हर्ष करो। सिमरन क्लियर है? सिमरन? Yes, sir. नुपुर क्लियर है बेटा? नुपुर? Yes, sir. Next Yes, chapter में, sir. okay. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट चैप्टर में कॉलबेज रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेंगे, क्योंकि ये किसमें आएगी? आपकी नेम रिएक्शन में आएगी। क्वेश्चन आएगा राइट कॉलबेज रिएक्शन। तो कह रहा है फिनॉक्साइड आयन, कह रहा है भाई जितना अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फिनोल शो करता है, उससे ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉक्साइड शो करता है, क्योंकि इसमें चार्ज फुल्ली जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी इंक्रीज तो कर रहा है, बट ये ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो लिखा है फिनॉक्साइड आयन जनरेट बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद KOH। आप क्या करते हो? फिनॉक्साइड आयन जनरेट करते हो कैसे? फिनॉल को NaOH से रिएक्शन करके। तो बताया था जब फिनॉल रिएक्शन करता है NaOH से, तो क्या मिलता है भाई आपको? सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, प्लस आपका वाटर बाहर निकल जाता है। तो फिनॉक्साइड आयन जनरेट बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद NaOH इज इवन मोर रिएक्टिव। ये क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आपके फिनॉल से। इज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल फिनॉल। ठीक है? ओके। फिनॉक्साइड आयन जो आपका जनरेट कर रहे हो, आप कैसे जनरेट कर रहे हो भाई? बाय ट्रीटिंग फिनॉल। आप फिनॉल को ट्रीट करते हो किससे भाई? NaOH से। इज इवन मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है देन फिनॉल, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेंस इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या करता है वो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है के साथ विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो वीक है, तो इससे डायरेक्ट फिनॉल रिएक्ट नहीं कर पाता है। पहले आप फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करते हो, उससे आपका
फिनोक्साइड जो आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेक्ट करता है और कहता है भाई गिव्स ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिक एसिड इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो देखिए कह रहा है पहले क्या करते हैं आप, फिनोक्साइड की रिएक्शन करते हैं किससे, NaOH से, क्या मिलता है आपको, सोडियम फिनोक्साइड मिलता है। और इस सोडियम फिनोक्साइड में आप क्या ऐड करते हो, CO2 ऐड करते हो स्टेप 1, फिर एसिडिफिकेशन कर देते हो तो क्या मिल जाता है आपको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजिक एसिड, जिसको आप सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हो। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, तो ये रिएक्शन कौन सी है, कॉल्बे रिएक्शन पूछ ली उसने आपसे। तो एक क्वेश्चन क्या बन गया, कॉल्बे रिएक्शन, दूसरा क्या बन गया, फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, एंड थर्ड पूछेगा कन्वर्ट फिनोल टू एस्प्रीन। तो मैंने सिखाया था आपको सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रीन कैसे बनाते हैं, याद है भाई। आपके पास क्या है, सैलिसिलिक एसिड है, ये आपके पास सैलिसिलिक एसिड, क्या इसमें क्या ऐड कर दो आप, इसमें आप ऐड कर दो क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर देते भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्लेस ऑफ एसिडिक मीडियम, क्या मिल रहा था भाई आपको, एस्प्रिन मिल रहा था, याद है बच्चों। Yes, sir. तो आप क्या करेंगे, पहले फिनोल की रिएक्शन करेंगे NaOH से, क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, देन उसमें ऐड करेंगे CO2, देन एसिडिफिकेशन कर देंगे, क्या मिलेगा आपको, पहले सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, और उसमें क्या ऐड कर देंगे आप, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे इन प्लेस ऑफ एसिड मीडियम, तो क्या मिल गया आपको, एस्प्रिन मिल गया। तो बन गए 3 क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं बने बच्चों। Yes, पहला sir. क्वेश्चन बन गया राइट कॉल्बे रिएक्शन, दूसरा क्वेश्चन बन गया कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, तीसरा बन गया कन्वर्ट फिनोल टू एस्प्रिन। ठीक है भाई, सिमरन समझ में आ रहा है, सिमरन ये भी गई क्या लड़की, आएगी चलो। श्रेयांश समझ में आ रहा है, Yes, sir. हाँ जी, नूपुर के लिए यहाँ तक, Yes, sir. चलिए। देन इसके बाद है आपका रीमर टाइमन रिएक्शन, रीमर टाइमर बोलो या रीमर टाइमर बोलो, ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके नेम रिएक्शन में पूछता है भाई आपसे, ये भी आपसे नेम रिएक्शन में पूछ लेता है। ठीक है, रीमर टाइमर रिएक्शन, इस पे स्टार लगा लेंगे, नेम रिएक्शन पूछ लेगा, नहीं तो कन्वर्जन भी पूछ सकता है आपसे, नेम रिएक्शन में नहीं पूछता है, नेम रिएक्शन के अंदर। तो कहता है क्या करते हो उसमें, कह रहा है आप पहला काम वही करते हो, पहले आप फिनोल की रिएक्शन करते हो किससे, NaOH से, कह रहा है NaOH तो करते हो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म करते हो, कह रहा है आपके पास क्या है, फिनोल है, इसे से करते हो आप, NaOH से करते हो या KOH से करते हो, किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में भाई। तो भाई देखो ये और ये क्या करते हैं मिलके, यहां से वाटर बाहर निकाल दो, तो क्या बना आपका, बेंजीन ऊपर क्या आ जाता है भाई, ONA रहता है, तो यहाँ पे जो H है ऑर्थो वाला, वो वाला H, और यहाँ से एक Cl बाहर निकल जाता है, क्या बन जाता है आपका, CHCl2 बन जाता है, स्टेप 1। ठीक है भाई, Yes. देखो दोबारा बताऊँ मुझे, कह रहा है स्टेप 1 क्या कर रहे हो आप, आपके पास फिनोल है, ठीक है भाई, कह रहा है इसमें क्या ऐड किया आपने, CHCl3 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो भाई यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर बाहर निकल गया आपका, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर तो ONA आ गया, ठीक है ना ऊपर। Yes, sir. यहाँ से H, यहाँ से Cl, तो आपका एक HCl बाहर निकल गया, तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास रिंग है ऑर्थो पोजिशन में क्या जाएगा, CH आएगा, उस पर क्या आएगा, Cl2 आ जाएगा। क्या इसमें क्या ऐड करते हो भाई आप, NaOH ऐड करते हो 2 टाइम्स, और क्या कर रहे हो, फ्यूज करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, तो दोनों जो Cl है वो OH से रिप्लेस हो जाते हैं,
और आपका 2 NaCl बाहर निकल जाता है यहाँ से। तो आपका 2 NaCl यहाँ से बाहर निकल गया, क्या बना आपके पास, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, ONa आ गया, और आपके पास क्या है, CH है, उसके पास क्या आ गया भाई, 2 OH आ गए। ठीक है बच्चों, और एक कार्बन पे 2 H क्या करते हैं, इसको अनस्टेबल करते हैं, तो ये यहां से ब्रेक होता है भाई। एक ऑक्सीजन से H जाएगा और कार्बन से OH गया, तो क्या हुआ भाई, इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड टूट रहा है, इस O का एक बॉन्ड टूटता है, तो क्या आ जाता है भाई, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है वाटर रिमूव करके। तो ऊपर क्या आ गया, ONa, यहाँ क्या बन गया आपके पास, CHO बन गया, या ऐसे हो सकते हो वैसे, C डबल बॉन्ड OH बन गया, और कैसे क्या कर दो, इसका आप एसिडिफिकेशन कर दो, मतलब आप HCl ऐड कर दो, तो HCl को क्या होगा, आपका Na निकल जाएगा वहां से, उसकी जगह पे H आ जाएगा, क्या बन जाएगा, OH CHO, और आपका NaCl बाहर निकल गया, और ये जो बना कंपाउंड, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड सैल्डिहाइड। सैल्डिहाइड बोलते हो, दूसरा नाम इट इज ऑल्सो कॉल्ड 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हो। तो क्वेश्चन बोल सकता है आपसे क्या, कन्वर्ट फिनोल टू 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या सैलिसल्डिहाइड, या डाइट पूछे क्या, राइट व्हाट, रीमर टाइमन रिएक्शन। समझ में आया भाई। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉल्बे रिएक्शन और रीमर टाइमर में कोई सी एक के चांस होते हैं कि कोई सी एक ही चैप्टर से आ सकती है, कहीं ना कहीं आ सकती है, मेन रिएक्शन में आ सकती है, कन्वर्जन में कहीं आ सकती है। तो देख लीजिए एक बार, ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या NaOH ले लो आप, at 343 Kelvin followed by hydrolysis of the resulting product gives 2-hydroxybenzaldehyde, क्या बोलते हो उसे, सैलिसल्डिहाइड बोलते हो। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर टाइमर रिएक्शन। ठीक है भाई, Yes, sir. तो ये आपके एग्जाम में पूछी हुई है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन सामने है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। आप क्या करते हो, फिनॉल रिएक्शन से करते हो जिंक डस्ट से, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे भाई, कन्वर्जन पूछेगा, कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन, कह रहा है आप फिनॉल को बेंजीन से कैसे बनाते हो, तो याद रखेंगे क्या बनाते हो भाई, जिंक डस्ट ऐड करके। आपके पास फिनॉल है, उसमें क्या किया भाई, आपने जेडन ऐड किया, तो कह रहा है यहाँ से O निकल गया, यहाँ से जेडन बाहर निकल गया, तो आपका जेडन बाहर निकल गया, बचा क्या, H, वो रिंग पे आ गया, क्या बन गया आपका, बेंजीन बन गया। ठीक है भाई, Yes, sir. फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन कैसे, ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। तो फिनॉल टू बेंजीन बाय एडिंग जिंक डस्ट। ठीक है सिमरन, एंड लास्ट सेक्शन आपके पास है ऑक्सीडेशन। तो याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ऐसे, आपके पास रखा हुआ है ऐसे, फिनॉल लिखा होगा, जैसे लिखा है यहाँ पे Na2Cr2O7 लिखा हुआ है, तो या तो लिखा हुआ Na2Cr2O7, या लिखा होगा K2Cr2O7, नीचे लिखा होगा H2SO4। पूछेगा क्वेश्चन मार्क क्या बन रहा है, तो याद रखेंगे, जब भी आप फिनॉल का ऑक्सीजन करते हैं क्या मिलता है आपको, बेंजोक्विनोन मिल जाता है। तो आपका जो फिनॉल वाला पार्ट है वो आपका कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन फॉर्म कर लेता है, और इस डाइकीटोन को क्या बोल रहे हो आप, बेंजोक्विनोन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड, तो ये जब दोनों मिलकर रिएक्शन क्या बनाते हैं, आपका क्रोमिक एसिड बनाएंगे। H2CrO4 को बोलते हो आप क्रोमिक एसिड। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्रोमिक एसिड मिलता है। वो रिएक्ट करता है किससे, आपके फिनॉल से, क्या करता है फिनॉल को ऑक्सीडाइज करा देता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन। तो याद रखेंगे, फिनॉल में आप Na2Cr2O7 ऐड कर रहे हो प्लस H2SO4, क्या मिल जाएगा आपको, बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। ठीक है भाई,
Yes, sir. ये खत्म हुआ आपका अल्कोहल और फिनॉल की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो आपका चैप्टर का नाम क्या था भाई? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये वाला पार्ट आपका फिनिश हो गया। बचा कौन सा? ईथर है, कोर्स करेंगे नेक्स्ट 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक आज की क्लास में? No, sir. और मैं यहाँ तक के आप लोगों को नोट्स भेज चुका हूँ।